पिछले पार्ट में मैंने कहा था कि अगर तुम उस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स कर देते हो तो अगला पार्ट मैं काफी जल्द लेकर आऊंगा। पर तुम लोगों ने तो 1000 क्या 2000 से ज्यादा लाइक्स कंप्लीट कर दिए। तो अब ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं अगला पार्ट काफी जल्द लेकर आऊं, इसलिए आ चुका हूं मैं पार्ट 2 लेकर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर लेना। तो चलो फिर इस पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लूकस अपने ही साथियों को धोखा दे देता है। अपनी जान बचाने के लिए वो बाकी लोगों की जानों को खतरे में डाल देता है। साथ में वो अर्थर के ऊपर एक काफी पावरफुल हमला करके उसकी बुरी हालत कर देता है। अर्थर अब जैसे अपनी आंख खोलकर देखता है, वो देखता है कि यहाँ पर आसपास सभी लोगों की काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। सभी लोग अब मरने वाले हैं, इसलिए अर्थर के पास अब और कोई भी चॉइस नहीं बचती है। वो अपनी बीस्ट व्हील का सेकंड फॉर्म यूज करता है, जिसे वो इंटीग्रेट फेस बुलाता है। हम लोग अब देखते हैं कि ये फेस काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से तो अर्थर के अब बालों का कलर भी चेंज हो जाता है। दूसरी जगह पर हम लोग को अब सिल्वी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, जिसके कारण से वो भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है और वो भी काफी सारे बीस्ट को हरा रही होती है। पर अब उसे भी अर्थर की सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो जल्दी से अब अर्थर की मदद करने के लिए आ रही होती है। तभी अर्थर भी समझ जाता है कि सिल्वी आ रही है। वो अब उसे कहता है कि सिल्वी, मैं ठीक हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ पर हो तुम वहीं रहो। अगर कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली के पास चली जाना। वहीं सिल्वी मना कर रही होती है। वो कहती है नहीं, मैं भी मदद कर सकती हूँ। जिस पर अर्थर अब उसे कहता है कि नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। तो अब सिल्वी को भी अर्थर की बात माननी पड़ती है। वहीं सिल्वी अब उसे कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर प्लीज आप थोड़े से केयरफुल रहना। जिस पर अर्थर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर तो अब अपने आप पर थोड़ा बहुत कंट्रोल खोने लगा है। अर्थर की स्पीड अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो अब अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। अर्थर अब समझ आता है कि वो इस फेस को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। इसलिए अर्थर अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। अर्थर अभी भी ये फील कर पा रहा होता है कि उसकी बॉडी इस स्पेल को हैंडल नहीं कर पा रही है। वो देखता है कि उसका हाथ अब थोड़ा बहुत टूटने लगा है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर भी अब उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर अर्थर एक ही बारी में सभी एलिमेंट्स को यूज करने लगता है। अर्थर अब सभी एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके एक काफी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट को बना लेता है और अब उसे से वो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। जैसे वो उसे खत्म कर देता है, अर्थर अब वापिस से नॉर्मल हो जाता है। पर इस फेस को यूज करने की वजह से अर्थर की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, इसलिए अब वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम लोग को अब जायरस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग अर्थर के पेरेंट्स को देखते हैं। अर्थर के पेरेंट्स एलेनोर का ख्याल रख रहे होते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा थक चुकी है। वो लोग अब वहाँ कमरे में होते ही है, पर तभी अचानक से अर्थर की मॉम यानी कि एलिस के हाथ में वो जो रिंग होती है वो अब ग्लो करने लगती है। अगर तुम लोग को याद हो तो ये वही रिंग है जो कि विंसेंट ने एलिस और अर्थर को दी थी। इससे एलिस को पता चल जाता है कि अर्थर खतरे में है, और अब क्योंकि ये रिंग ग्लो कर रही है, ये देखकर अर्थर के पेरेंट्स समझ जाते हैं कि अर्थर खतरे में है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर को अब होश आ जाता है, पर अब उसकी बॉडी में उसे काफी ज्यादा दर्द फील होता है। अर्थर के सामने अब इलाइजा होता है, जो कि अर्थर से कहता है कि काफी ज्यादा खुशी हुई ये देखकर कि तुम अभी भी जिंदा हो और उठ गए हो। वहीं पर अर्थर अब उसे कहने लगता है कि मेरे हाथों पर जो क्रिस्टल है उसे निकालो। तो इलाइजा भी मान जाता है और अब वो अर्थर के हाथ से उस ग्लव में से वो जो क्रिस्टल होते हैं वो उन्हें निकाल लेता है। वो वाले हीलिंग क्रिस्टल होते हैं, उसका यूज करके इलाइजा अर्थर को हील करने लगता है। इस वजह से जो अर्थर का हाथ खराब हो गया था, हीलिंग की वजह से वो हाथ अब पहले की तरह ठीक हो जाता है और अर्थर की हालत भी अब थोड़ी बहुत स्टेबल होने लगती है। अर्थर को अब याद आ जाता है कि उसकी ये हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि लूकस है, जो कि उन सभी लोगों को बिट्रे करके भाग गया था। अर्थर अब उठने की कोशिश करता है, पर वो उठ ही नहीं पा रहा होता है। वो अब इलाइजा से पूछता है कि जैस्मिन कहाँ पर है, तो वो कहता है कि वो सामने की तरफ है। लूकस ने जैस्मिन को काफी जोर से हिट करा है, उसकी भी हालत काफी बुरी हो चुकी है। मेरे पास एक मेडिकल किट तो थी, मैंने जैस्मिन के जितने भी जलने वाले बर्न है उन्हें तो हील कर दिया, पर लगता है कि जैस्मिन के अंदर जो इंटरनल डैमेज है वो काफी ज्यादा हो गया है। जो सुनकर अर्थर अब खड़ा हो जाता है और अब वो इलाइजा से कहता है कि मेरे पास जितने भी जेम बचे हैं इनको जैस्मिन के ऊपर यूज करो। तो अब इलाइजा भी मान जाता है और अब वो उन क्रिस्टल का यूज करके जैस्मिन को हील कर देता है और अब उसकी हालत पहले से बेहतर हो जाती है। इलाइजा कहता है कि देखकर लगता है कि जैस्मिन थोड़े घंटे के रेस्ट के बाद ठीक हो जाएगी। ये देखकर अर्थर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो मन ही मन में अपनी मोम को शुक्रिया करता है, क्योंकि ये जो हीलिंग वाले क्रिस्टल थे ये उसकी मोम ने उसे दिए थे। तभी अचानक से सिल्वी भी अर्थर को कांटेक्ट करती है और उसे पूछती है कि क्या आप ठीक हो। जिस पर अर्थर कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ पर हो। जिस पर वह कहती है कि आप ही ने कहा था दूर रहने के लिए, इसलिए मैं दूर हूँ। जो सुनकर अर्थर कहता है कि ठीक है, जाओ जाकर अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो, हम लोग खतरे से तो बाहर हैं। जिस पर सिल्वी कहती है कि मेरी ट्रेनिंग अभी जरूरी नहीं है, मुझे आपके पास आने दो। जिस पर अर्थर कहता है कि मेरी बात मानो सिल्वी, हम लोग ठीक है, तुम अपनी ट्रेनिंग करो। तो अब सिल्वी भी
मान जाती है। तो वो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद इलाइजा भी अब अर्थर से कहता है कि क्या तुम अब पहले से बेहतर फील कर रहे हो? तो अर्थर कहता है कि हाँ, मैं इतना बेहतर फील कर रहा हूँ कि मैं एक मैराथन दौड़ सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो दोनों ही हंसने लगते हैं। जिसके बाद अब इलाइजा अर्थर से कहता है कि वैसे मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि तुम जैसा एक लेजेंडरी मास स्वॉर्ड्समैन मेरी ही उम्र का होगा। ये सुनने के बाद अर्थर डर जाता है और वो चेक करता है कि उसके पास तो उसका मास्क ही नहीं है। तो इलाइजा कहता है कि माफ करना, तुम्हारा मास्क कहीं पर गिर गया था, मुझे वो मिला नहीं इसलिए मैं ला नहीं पाया उसे। जिस पर अर्थर कहता है कि वो ठीक है, पर मेरी तलवार कहाँ पर है? क्या तुम अपने साथ मेरी एक ब्लैक स्टिक को भी लेकर आए हो? तो इलाइजा कहता है कि हाँ, मैं लाया तो हूँ उसे, पर मुझे पता नहीं है कि ये कीमती है या फिर नहीं। ये देखकर अर्थर काफी रिलीफ फील करता है कि उसकी तलवार सेफ है और वहीं पर ही है। इसके बाद अर्थर अब इलाइजा का शुक्रिया करता है उसे और जैस्मिन को बचाने के लिए और कहता है कि तलवार लाने के लिए भी शुक्रिया। जिस पर इलाइजा कहता है कि अगर मैं तुम लोग को वहीं पर ही ऐसे छोड़ देता तो मैं भी बिल्कुल लूकस की तरह हो जाता। वो अब अर्थर से कहता है कि जब वो एल्डरवुड गार्डियन आ गया था तो तुम वहीं पर ही क्यों रुक गए थे? जैस्मिन तुम्हें वापस भेज रही थी तब तुम गए क्यों नहीं? वहीं अर्थर अपने मन में कहता है कि मैं एक राजा हूँ, राजा कभी भी अपने लोगों को अबैंडन नहीं करता है। पर वो अपनी राजा होने वाली बात इलाइजा को थोड़ी बता सकता है। वो अब उसे कहता है कि मैंने एक इम्पोर्टेंट पर्सन से प्रॉमिस किया है कि मैं एक अच्छा पर्सन बनूंगा और अपनी ताकत का यूज करके बाकी लोगों को बचाऊंगा। ये सुनकर इलाइजा हंसने लगता है और कहते हैं कि तुम एक बूढ़े आदमी की तरह बात कर रहे हो। आखिरकार तुमने ऐसी कैसी जिंदगी जी है जिसकी वजह से तुम्हें किसी के साथ ऐसा प्रॉमिस करना पड़े? जिस पर अर्थर कहता है कि सच बताऊं तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा अजीब है। ऐसा बोलने के बाद अब वो इलाइजा से कहता है कि ये बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार मैं बेहोश कितनी देर तक था? जिस पर वो कहता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर एक दिन से तो ज्यादा हो गया है। ये सुनकर अर्थर अब जाकर एक वॉल के पास बैठ जाता है और कहता है कि लगता है कि जब तक जैस्मिन रिकवर नहीं हो जाएगी तब तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। तब तक के लिए क्यों ना हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान ले। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब उसके सामने हाथ हाई करता है और कहता है कि मेरा नाम मर्थर है। जिसके बाद अर्थर अब उसे कहता है कि जिस शेल्टर के अंदर अभी हम लोग रुके हुए हैं देखकर लगता है कि ये मेटल से बना हुआ है, क्या इसे तुमने बनाया है? जिस पर वो कहता है हाँ, पर लगता है कि जो एल्डरवुड गार्डियन की बॉडी है वो पूरी केव को सपोर्ट कर रही थी। वहीं पर अर्थर उसे कहता है कि लेकिन अगर तुमने यहाँ पर इस तरीके से शेल्टर बना दिया है, ये तो काम सिर्फ एक ड्वार्फ कर सकता है, जरा तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। जिस पर इलाइजा कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में तब बताऊंगा जब तुम अपने बारे में मुझे बताओगे। मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे बाल सफेद कलर के कैसे हो गए थे और तुम्हारी बॉडी के ऊपर वो मार्किंग कैसे आ गई थी? तुम्हारी आंख भी ग्लो कर रही थी। इलाइजा पूछते अर्थर के काफी करीब आ जाता है तो अर्थर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले तुम बताओ अपने बारे में। तो इलाइजा ये बताता है कि हाँ, तुम्हारा शक सही है। जिस पर वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं ओरिजिनली कहाँ से हूँ, पर मुझे ये पता है कि मुझे किंगडम ऑफ ड्वार्फ में रेस किया गया है। जो वहाँ के एल्डर है जिनका नाम राडियस है, उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा है। जब भी मैं उनसे मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछता हूँ वो हमेशा बात टाल देते हैं और मेरे पास मेरी बचपन की मेमोरीज भी नहीं है। जब भी मैं अपने बचपन के बारे में याद करता हूँ तो मुझे पेनफुल फ्लैशेस याद आते हैं। फिर भी मैं काफी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, पर जैसे मैं डार्क ऑरेंज स्टेज पर पहुंचा तब मेरी लाइफ बदल गई। अचानक से मुझे एक एनर्जी का सर्ज फील हुआ जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया और जैसे मुझे होश आया मैंने देखा कि मेरे आसपास काफी सारे मेटल के ब्लैक स्पाइक्स थे। उसी के बाद से एल्डर ने यानी कि राडियस ने मुझे कहा कि मेरे यहाँ से जाने का समय हो गया है। ये सारी चीजें इतनी जल्दी हुई कि मुझे समझने का भी टाइम नहीं मिला कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे हाथ में खुजली है पर मैं खुजली कर नहीं पा रहा हूँ। पर मुझे इतना पता है कि सारी चीजें मेरी पावर से रिलेटेड ही है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर बात क्या है। ये सुनने के बाद अर्थर अब उसे भी अपनी कहानी बताता है। अर्थर अब उसे बताता है कि मैं 4 तरीके के एलिमेंट यूज कर सकता हूँ और 2 एलिमेंट्स को मैंने माहिर कर रखा है। ये सुनने के बाद इलाइजा इतना ज्यादा शौक हो जाता है कि वो खड़ा होता है, पर अब अचानक से उसका सर ऊपर टकरा जाता है। इलाइजा उससे कहता है कि ये तो काफी खतरनाक बात है, वैसे तुम्हारे ऊपर इतनी सारी मार्किंग कैसे आ गई थी और तुम्हारे बालों का कलर भी बदल गया था? तो अर्थर अब उसे बताता है कि दरअसल मैं एक बीस्ट टेमर भी हूँ। उस टाइम पर मैंने अपनी बीस्ट विल को रिलीज किया था, इस वजह से मैं ऐसा बदल गया था। ये सुनकर इलाइजा शौक हो जाता है और कहता है कि इतनी सी उम्र में ये सब, आखिर तुम कितने साल के हो? तो अर्थर बताता है कि कुछ ही महीने पहले मैं 11 साल का हुआ हूँ। ये सुनने के बाद इलाइजा कहता है कि मैं तो तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ, मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, पर लगता नहीं है कि मुझे प्राउड होना चाहिए। ये सुनने के बाद अब अर्थर भी हंसने लगता है, जो देखकर इलाइजा भी हंसने लगता है और इसी तरीके से अब इन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। अर्थर अब हंसी रहा होता है, तभी अचानक से उसकी बॉडी में उसे वापस दर्द होता है, जिसे देखकर इलाइजा कहता है कि तुम ठीक तो हो? तो अर्थर कहता है हाँ। ऐसा बोलने के बाद अर्थर एक और हीलिंग क्रिस्टल को निकाल कर अपने आप को हील करता है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि जैस्मिन को होश आ जाता है और अब अर्थर को देखकर घबरा जाती है और उसे गले लगा लेती है। जैस्मिन अब सीधा काफी ज्यादा रोने लगती है। वो अब अर्थर से कहती है कि मुझे माफ कर दो, जिस पर अर्थर भी कहता है
है कि चिंता मत करो, सब ठीक है। जिस पर जैस्मिन कहती है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें फिर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो अर्थर कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही वहाँ पर जिद्दी हो गया था, इस वजह से ऐसी हालत हुई है, मुझे माफ कर दो। तभी अचानक से अर्थर को फिर से दर्द हो जाता है, जो देखकर जैस्मिन कहती है कि तुम्हारी इंजुरीज लगता है अभी तक हील नहीं हुई है। ऐसा बोलने के बाद वो इलाइजा से कहती है कि तुम्हारे डायमेंशन रिंग में हमारा बैग है ना, जरा उसे निकाल कर दो, क्योंकि मेरे बैग में एक इमरजेंसी मेडिकल किट है। तो इलाइजा भी अब उस मेडिकल किट को निकाल लेता है, जिसके बाद अब जैस्मिन उस किट को निकालकर सभी लोगों को पट्टी बांध देती है। वहीं अब अर्थर कहता है कि अब मुझे थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है। ऐसा बोलने के बाद वो खड़ा होने की कोशिश करता है, वहीं पर इलाइजा उसकी मदद करता है। अर्थर अब कहता है कि चलो घर वापिस चलने का अब समय हो गया है। जिसके बाद वो लोग अब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग अब देखते हैं कि अर्थर ने वहाँ पर जितनी भी आइस कर रखी है वो अभी तक वहीं पर ही पड़ी हुई है। वो लोग अब बाहर जाकर बैठ जाते हैं। अर्थर पूछता है कि क्या हमारी पार्टी में और कोई भी बचा है, जिस पर एलाइजा बताता है कि रेजिनाल्ड और ब्राल्ड को उस एल्डरवुड गार्डियन ने कंज्यूम कर लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग बचे होंगे। जिस पर जैस्मिन कहती है कि तो फिर समैंथा कहाँ पर है। तो एलाइजा बताता है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने उसके चारों ओर एक मेटल शेल्टर लगा दिया था, पर उसके बाद केव कोलैप्स हो गई थी, मुझे नहीं पता कि वो बची होगी या फिर नहीं। अर्थर अब कहता है कि चलो फिर उसे ढूंढते हैं। वैसे हम लोग को एल्डरवुड गार्डियन की बीस्ट कोर को भी शायद ढूंढना चाहिए, वो यहीं कहीं होगा। जिस पर इलाइजा कहता है कि रुको, मैं यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद इलाइजा अब एक काफी पावरफुल स्पेल यूज करता है, जिसका नाम अर्थ पल्स होता है। इस स्पेल का यूज करके इलाइजा अपने सराउंडिंग की चीजों को सर्च कर पाता है और अब उसे वहाँ पर समैंथा दिखाई दे जाती है। उसे यही पता चल जाता है कि समैंथा का दिल अभी भी चल रहा है। ऐसा बोलने के बाद अब वो समैंथा को ढूंढने के लिए चला जाता है। ये देखकर अर्थर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसी भी स्पेल एग्जिस्ट करती है जिससे कि जमीन के नीचे भी चीजों को स्कैन किया जा सके। अगले सीन में वो लोग अब समैंथा के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर समैंथा काफी ज्यादा घायल होती है। इलाइजा उसे टच करने वाला होता है, पर तभी अर्थर उसे रोकता है और कहता है कि एक वाइन ने समैंथा के पैर को अभी भी पकड़ रखा है, अगर इसे अभी रिमूव करोगे तो समैंथा की चोट और भी बढ़ जाएगी। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब समैंथा के पल्स को चेक करता है और कहता है कि पल्स तो नॉर्मल है, इसे बस हल्का सा बुखार है, इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। ये सुनने के बाद जैस्मिन अब समैंथा को उठा लेती है और कहती है कि चलो वापिस चलते हैं। वहीं अब अर्थर सोचने लगता है कि यहाँ पर एल्डरवुड गार्डन का बीस्ट कोर तो लगता है नहीं मिलेगा, लगता है कि जिस ट्रेजर के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे वो हमें मिलेगा ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से जमीन फिर से हिलने लगती है। ये देखकर इलाइजा अब चौकन्ना हो जाता है और अब अपनी पावर का यूज करने लगता है, पर तभी अर्थर उसे रोक लेता है और कहता है कि चिंता मत करो। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर काफी तेजी से आसमान से अब सिल्वी आ जाती है और इसी की वजह से यहाँ पर जमीन हिल रही थी। अर्थर भी अब सिल्वी को काफी समय बाद देखकर हैरान होता है, क्योंकि सिल्वी पहले से काफी बदल चुकी है। सिल्वी को देखकर अब इलाइजा डर जाता है और कहता है कि ये तो एक वाइवर्न है ना, पर इसके पास तो 4 पैर हैं। ये देखकर इलाइजा समझ जाता है कि ये कोई वाइवर्न नहीं बल्कि ये एक ड्रैगन है। ऐसा बोलने के बाद वो हैरान हो जाता है। वहीं पर अब अर्थर उसे बताता है कि ये मेरी बॉन्ड है, इसका नाम सिल्वी है। जिस पर इलाइजा कहता है कि लेकिन ड्रैगन्स तो काफी ज्यादा सेंचुरी पहले खत्म हो गए थे। तो अर्थर कहता है हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिल्वी के बारे में किसी को भी मत बताना। ये सुनकर इलाइजा फिर से शॉक हो जाता है। वो कहता है कि अर्थर एक 11 साल का बच्चा है, 4 एलिमेंट यूज कर सकता है, 2 एलिमेंट्स में उसने मास्टरी कर रखी है और साथ में उसके पास एक ड्रैगन भी है। जिसके बाद वो लोग सेफली समैंथा को अब सिल्वी के ऊपर ले आते हैं। अर्थर अब इलाइजा से कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब सिल्वी के ऊपर बैठकर वहां से बाहर आ जाते हैं, पर अब उनके ऊपर काफी सारे और मोस्टर्स हमला कर रहे होते हैं। पर अब जैसे वो मोस्टर सिल्वी को देखते हैं, वो मोस्टर सिल्वी को देखकर भाग जाते हैं। जो देखकर इलाइजा अर्थर से कहता है कि अगर तुम्हारे पास सिल्वी पहले थी तो तुम इसे पहले क्यों नहीं लेकर आए थे। वहीं अर्थर अब जवाब देने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि समैंथा को अब होश आने लगा है। वो लोग अब उसे नीचे आराम से उतारते हैं, जिसके बाद समैंथा को होश आ जाता है। वो अब अर्थर को देखती है और कहती है कि तुम तो मास्क के बिना काफी बेहतर लगते हो। ये सुनकर अर्थर कहता है कि इस तरीके से बात करना बंद करो, तुम्हें आराम करना चाहिए। वहीं पर अब समैंथा कहती है कि देखो मुझे क्या मिला। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर को दिखाती है कि उसे एल्डर गार्डियन का कोर मिल चुका है और साथ में अर्थर का मास्क भी मिल चुका है। वो अब उसे अर्थर को पकड़ा देती है। ये देखकर अर्थर अब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया। अर्थर कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद हम लोग इस कोर को बेच देंगे और जितना ही प्रॉफिट होगा हम लोग उसे आपस में बांट लेंगे। ये सुनकर जैस्मिन कहती है कि नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि इस चीज को तुम डिजर्व करते हो, ना कि मैं। ये सोचकर अब अर्थर इलाइजा की तरफ देखता है और कहता है कि तो तुम इसे रखोगे ना। जिस पर इलाइजा कहता है कि नहीं, मुझे भी ये नहीं चाहिए। तो अर्थर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि ये कितनी ज्यादा कीमती है और तुम लोग इसे नहीं चाहते हो कि ये तुम्हारे पास आए।
तभी समंथा उस कोर को अर्थर को ही दे देती है और कहती है कि ये मुझे भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ और वैसे भी उस मोस्टर को अकेले तुमने ही हराया है तो इस कोर को तुम ही डिजर्व करते हो। तो अर्थर भी उन लोगों की बात मान जाता है और अब वो उस कोर को लेकर सभी लोगों का शुक्रिया करता है। तभी समंथा अब फिर से बेहोश हो जाती है, जो देखकर अर्थर जैस्मिन और इलाइजा से कहता है कि क्या तुम लोग गिल्ड में जाकर मदद लेकर आ सकते हो, मैं यहीं पर ही समंथा के साथ रुक जाऊंगा। जिस पर वो भी कहते हैं ठीक है। वहीं इलाइजा कहता है कि जाने से पहले ये लो। ऐसा बोलने के बाद अब इलाइजा अपने डायमेंशन रिंग से अर्थर के बैग को बाहर निकाल देता है और कहता है कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो इसे रख लेना। ऐसा बोलने के बाद अब इलाइजा वहां से चला जाता है। वहीं पर अर्थर अब कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को एक बार बता देना चाहिए कि मैं सेफ हूँ। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब अपने उसी लेटर को बाहर निकालता है, उसमें वो मैसेज लिखता है और उसे वो अपने पेरेंट्स के पास भेज देता है जिससे कि उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता ना हो। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर सिल्वी से कहता है कि आखिर तुमने कितने सारे कोर्स को खाया है जिसकी वजह से तुम इतनी बड़ी हो गई हो। जिस पर वो भी कहती है कि बहुत सारी। ये सुनकर अर्थर कहता है कि क्या तुम अभी भी ट्रांसफॉर्म कर सकती हो पहले की तरह, जिस पर वो कहती है हाँ। ऐसा बोलने के बाद अब सिल्वी वापस से ट्रांसफॉर्म करके छोटी हो जाती है, जो देखकर अर्थर अब खुश हो जाता है। तभी अचानक से अब अर्थर को वापिस से दर्द हो जाता है। इसके बाद वो उसी कोर को देखता है और कहता है कि इलाइजा और जैस्मिन को आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, इतने में एक काम करता हूँ, मैं इस बीस्ट कोर की मदद लेता हूँ और अपने आप को थोड़ा सा रिकवर कर लेता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब उस कोर को यूज करता है और वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। तभी अर्थर को अब लूकस की याद आ जाती है। वो कहता है कि लूकस की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, उसकी वजह से ब्रायड भी मारा गया और बाकी सभी लोग भी हर्ट हो गए हैं। मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ भी करके मुझे लूकस से बदला लेना ही है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर गिल्ड से हेल्प आ जाती है। इसके बाद सभी लोग अब सेफली वहाँ से आ जाते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि समंथा भी अब हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ हम लोग को ब्रायड की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है क्योंकि वो मर चुका है। अर्थर भी वहाँ पर अकेले में बैठा हुआ था। दूसरी तरफ जैस्मिन और इलाइजा कैस्पियन को सारी बातें बताते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या क्या हुआ। सारी बातें सुनने के बाद अब कैस्पियन कहता है कि तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लो क्योंकि कोर्ट का समय अभी तक हुआ नहीं है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर लूकस आ जाता है। वो उन तीनों को देखकर कहता है कि तो तुम लोग जिंदा बच गए। लूकस को देखकर जैस्पिन और इलाइजा उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे वो सब करने की। वो देखने के बाद अर्थर जैस्मिन और इलाइजा को रोक लेता है। वहीं अब लूकस भी एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है कि हम लोग तो टीममेट्स हैं, तुम लोग मेरे खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिरकार तुम लोग वहाँ से बच कैसे गए? कहीं तुमने किसी को सेक्रीफाइस तो नहीं कर दिया अपने आप को ये बचाने के लिए? ये सुनकर कैस्पियन लूकस से कहने लगता है कि बेहतर ये रहेगा कि अभी तुम शांत हो जाओ। पर लूकस चुप ही नहीं हो रहा होता है। वो उन्हीं तीनों के ऊपर ब्लेम लगा रहा होता है कि तुम ही तीनों की वजह से हमारे बाकी के पार्टी मेंबर्स मरे होंगे। ये सब कुछ अब सुनकर अर्थर गुस्से में आ जाता है और वो अपनी तलवार को लूकस की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से लूकस का कान कट जाता है। इसके बाद अर्थर भी अब लूकस की तरफ आने लगता है, जो देखकर सभी गार्ड सब चौकन्ना हो जाते हैं और अर्थर को वही रोकने की कोशिश करते हैं। पर अब अर्थर भी काफी गुस्से में उन लोग की तरफ देखता है और उसका ऑरा भी वो लोग अब फील कर पा रहे होते हैं। वो लोग भी अब डर जाते हैं, पर फिर भी वो लोग अब अर्थर को रोकने के लिए आगे आ जाते हैं। इतने में ही अर्थर अब उन सभी लोगों को एक एक हमले में ही खत्म कर देता है और अब वो लूकस को मारने वाला होता है। पर तभी कैस्पियन अर्थर को रोक लेता है और कहता है कि कोर्ट से पहले अगर तुम कुछ करोगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। ये सुनकर अर्थर अब अपने आप के गुस्से को कंट्रोल करता है और वो अपनी तलवार को वापस से ले लेता है और कहता है कि माफ करना, मेरी तलवार जरा फिसल गई थी, मैं बस इसे वापस लेने आया हूँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लूकस अब अपने साथी के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अर्थर जैस्मिन और इलाइजा से भी कहता है कि क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर रुक सकते हो, तो वो लोग भी अब बाहर चले जाते हैं। इसके बाद अब कैस्पियन अब अर्थर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लूकस से काफी ज्यादा गुस्सा हो, पर बेहतर ये रहेगा कि तुम उसे कुछ भी ना करो। जिस पर अर्थर कहता है कि ऐसा क्यों है? तुम्हें पता है ना कि मैं उसे 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ, पूरी एग्जिस्टेंस से। मैं उसे खत्म भी कर दूंगा और मेरी आइडेंटिटी भी प्रोटेक्ट रहेगी, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इस तरीके से मुझे एडवाइस दोगे तो क्या मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? अगर मेरा मन करा तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता उसे मारने के लिए और कोई भी उसे बचा भी नहीं पाएगा, समझे? अर्थर की अब ये बात सुनने के बाद तो अब कैस्पियन भी डर जाता है। वो अब सोचने लगता है कि आखिरकार इस बच्चे ने कितने सारे लोगों को मारा है जिसकी वजह से इसका ऑरा इतना डेंस हो गया है। वहीं पर कैस्पियन अब उससे कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा था, मैं बस ये कह रहा था कि ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर एक बार मान लेते हैं कि अगर तुमने लूकस को मार भी दिया तो लूकस की फैमिली खाली नहीं बैठेगी। भले उन लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता हो, पर फिर भी उन लोगों को जैस्मिन के बारे में तो पता है। जैस्मिन के थ्रू वो जैस्मिन की एडवेंचरिंग पार्टी के पीछे जा सकते हैं। ये सुनकर अर्थर घबरा जाता है क्योंकि जैस्मिन की पार्टी के अंदर उसके भी पेरेंट्स थे।
तो अब अर्थर को समझ आता है कि अगर उसने लूकस को कुछ भी किया तो लूकस की फैमिली अर्थर के पेरेंट्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं कैस्पियन अब अर्थर से कहता है कि बेहतर ये रहेगा कि तुम लूकस को तब तक कुछ ना करो जब तक तुम काफी ताकतवर नहीं हो जाते हो। इतने ताकतवर हो जाओ कि तुम अपने साथ साथ अपने चाहने वालों को भी प्रोटेक्ट कर सको। वैसे तुम्हें काफी ताकतवर होना होगा, क्योंकि मान भी लो कि अगर तुमने लूकस के पूरे घर को ही खत्म कर दिया, पर फिर भी तुम लूकस के हाफ ब्रदर को नहीं हरा पाओगे क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर अर्थर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। दरअसल एक और कारण है जिसकी वजह से मैं अकेले में बात करना चाहता था। ऐसा बोलने के बाद अर्थर आराम से चेयर पर बैठ जाता है। अर्थर अब उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट पर्सन हो, तुम्हें पता चल गया होगा कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारी मदद होगी, साथ में एडवेंचरर गिल्ड की भी, है ना? तो कैस्पियन कहते हैं हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो अर्थर कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो कैस्पियन को बता देता है कि उसे किस किस चीज में मदद चाहिए। इसके बाद अर्थर अब बाहर आ जाता है। वहीं पर इलाइजा अब अर्थर से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा था कि तुम लूकस को मार दोगे। जिस पर अर्थर कहता है कि नहीं, अभी सही समय नहीं है। तो इलाइजा कहता है कि यानी कि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम उसे मार कर ही रहोगे। वहीं पर अर्थर उस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझे भूख लग रही है, चलो खाना खाने चलते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग को अब कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक साइड लूकस खड़ा था और एक साइड अर्थर खड़ा था। वहाँ पर अब जज भी आ जाते हैं। जज अब कहते हैं कि सभी रिपोर्ट्स को अब देखने के बाद मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं डिक्लेयर करता हूं कि लूकस को A क्लास रैंक से हटा दिया जाए, क्योंकि इसने अपने ही पार्टी मेंबर्स को धोखा दिया है। वहीं पर यह पनिशमेंट मिलने के बाद भी लूकस हंस रहा होता है। जिसके बाद अब जज कहते हैं कि लूकस इसके बाद से कभी भी एक एडवेंचरर नहीं बन पाएगा। जब तक गिल्ड नहीं कहती है तब तक उसे बैन किया जाता है एडवेंचरर बनने से। इसके बाद जज अब अर्थर की बात करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं नोट। ऐसा बोलने के बाद अब जज अब अपने मन में कहते हैं कि तो यही वही बच्चा है जिसने अकेले ही एक S क्लास के माना बीस्ट को हरा दिया। जज अब कहने लगते हैं कि देखकर लगता है कि नोट लूकस के खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव है। जज होने के नाते नोट में डिक्लेयर करता हूं कि तुम्हें जायरस सिटी में जाने के लिए बैन किया जाता है तब तक जब तक लूकस एकेडमी में रहेगा। वहीं ये पनिशमेंट मिलने के बाद अर्थर स्माइल करता है, पर फिर अब वो एक्टिंग करना शुरू कर देता है। वो अब जज से कहता है कि नहीं, आखिरकार मुझे क्यों पनिशमेंट मिल रही है जबकि बिट्रेयल तो लूकस ने करा है डंजन के अंदर। जिस पर जज कहता है कि हाँ, हमें पता है, हमने इसलिए तुम्हारा लाइसेंस खत्म नहीं करा है, तुम एडवेंचर ही बने रहोगे और कोशिश करना है कि तुम लूकस और लूकस की फैमिली के करीब मत आओ, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। ये सुनकर लूकस कहता है कि लेकिन एक सेकंड रुको, ये नोट अपना मास्क निकाल के भी तो सिटी के अंदर घुस सकता है ना, और मुझे और मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस पर अब एक और जज कहती है कि नोट की आइडेंटिटी को हम लोग अपने रिकॉर्ड में रखेंगे जब ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा तब, पर नोट की असली आइडेंटिटी के बारे में ना ही तुम्हें बताया जाएगा और ना ही तुम्हारी फैमिली को। वहीं लूकस अब भी कहता है कि लेकिन द काफी नहीं है, जो सुनकर जज गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि चुप हो जाओ, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। वहीं पर अब लूकस को वहां से जाना पड़ता है। जाने से पहले अब वो नोट से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो मुझसे 5 सिटी दूर रहना। जो सुनकर अर्थर अब उससे कहता है कि ऐसी धमकी क्यों दे रहे हो जबकि भाग तो तुम रहे हो, हिम्मत है तो यहीं रहो ना। ये सुनकर अब लूकस भी घबरा जाता है और वह फिर से वहां से चला जाता है। तभी वहां पर अब एक बंदा आता है जो कि अर्थर से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से सेफली निकालता हूँ। तभी वहां पर जज आ जाते हैं। वह अब उस बंदे से कहते हैं कि तुम रहने दो, तुम्हारी जगह मैं नोट को लेकर जाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग अब अकेले में आ जाते हैं, जहाँ पर जज अब अर्थर से कहते हैं कि जो मैंने डिसीजन लिया क्या तुम उससे सेटिस्फाई हो। तो अर्थर कहते हैं हाँ, शुक्रिया कोऑपरेट करने के लिए। जिस पर जज भी कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे कहने पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम और ज्यादा ट्रबल खड़ी ना करो, क्योंकि हम लूकस की फैमिली से ज्यादा समय के लिए सच नहीं छुपा सकते हैं, पर बस तुम उनके खिलाफ मत जाना वरना तो वो तुम्हारे खिलाफ आ जाएंगे। जिस पर अर्थर भी कहता है कि शुक्रिया, मैं सतर्क रहूंगा। जिसके बाद जज अब अर्थर से कहते हैं कि लगता है कि आगे भी जाकर समय आएगा जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, तब तुम भी मेरी मदद करना जैसे कि आज मैंने तुम्हारी मदद करी है। तो अब अर्थर भी कहता है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर वहां से चला जाता है। वहीं पर अर्थर को जाता हुआ देख अब जज सोचने लगता है कि कैस्पियन सही कह रहा था, लड़का सही में काफी ज्यादा डरावना है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर जैसे बाहर आता है तभी सिल्वी अब उसे आकर टकरा जाती है और अब वो कोई गलत जगह जाकर टक्कर मार देती है, जिस वजह से अर्थर की थोड़ी सी हालत बेकार हो जाती है और इस दर्द को तो इलाइजा भी फील कर पा रहा होता है। वहीं सिल्विया पूछने लगती है कि क्या अब सब ओवर हो गया है, क्या हम लोग घर जा सकते हैं। जिस पर अर्थर भी कहता है कि हाँ चलो आप घर चलते हैं क्योंकि सब अब खत्म हो गया है। वो लोग वहां से जाने लगते हैं, पर तभी इलाइजा अर्थर से कहता है कि क्या तुम समैंथा से मिलने नहीं जाओगे। तो अर्थर कहता है नहीं, बेहतर ये रहेगा कि मैं उसे थोड़े समय के लिए ना मिलूं। तो अब जैस्मीन से कहता है कि तुम जरा उसको चेक कर लेना, जिस पर वो भी कहती है ठीक है।
अगले सीन में वो सभी लोग अब वहाँ से बाहर निकलने वाले होते हैं, पर तभी इलाइजा अब अर्थर से कहता है कि चलो लगता है कि अब अलग अलग रास्ते जाने का समय हो गया है। ये सुनकर अर्थर भी थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं भूल गया था कि तुम सैपिन किंगडम से नहीं हो। तभी अर्थर के दिमाग में अब एक आइडिया आता है। वो अब उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो थोड़े समय के लिए, इससे पहले कि मैं स्कूल जाऊँ। ये सुनकर इलाइजा कहता है स्कूल? तो अर्थर कहता है हाँ, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। जो सुनकर इलाइजा कहता है कि मैं इतना ही बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि स्कूल क्या होते हैं। मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है स्कूल जाने का। तो अर्थर भी कहता है कि हाँ मुझे याद आया, तुमने पहले कहा था कि तुम बस एडवेंचरर बनना चाहते हो और फेमस बनना चाहते हो। वैसे अगर तुम अकेडमी से एजुकेशन लोगे तो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होगा। वहीं इलाइजा कहता है कि लेकिन अगर मेरे को ज्वाइन करना भी हो तो आखिरकार मैं उसे ज्वाइन कैसे करूंगा, क्योंकि जायरस अकेडमी तो सबसे बेस्ट मैजिक अकेडमी है ना। मेरे पास क्वालिफिकेशन है पर मेरे पास ना ही पैसा है ना ही कनेक्शंस है वहां जाने के लिए। जो सुनकर अर्थर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं हूं ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं संभालूंगा सारी चीजों को। जो सुनकर अब इलाइजा भी घबरा जाता है कि आखिर अर्थर तुम्हें क्या हो गया है। इसके बाद अर्थर अब जैस्मिन से कहता है कि क्या तुम इलाइजा को घर ले जाओगी, मुझे कुछ काम पूरा करना है। तो जैस्मिन भी मान जाती है। वहीं इलाइजा अब अर्थर से कहता है कि मैंने अभी भी डिसाइड नहीं करा है कि मैं अकेडमी के अंदर जाऊंगा या फिर नहीं। जो सुनकर अर्थर उसे बताता है कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि उस अकेडमी के अंदर लूकस भी जाने वाला है। क्या तुम श्योर हो कि तुम लूकस को मेरे साथ अकेले छोड़ना चाहते हो? ये सुनते ही इलाइजा अब मान जाता है अर्थर के साथ अब अकेडमी ज्वाइन करने के लिए। वो सीधा तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं ज्वाइन करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो जाते जाते अर्थर का शुक्रिया करता है हर चीज के लिए। जो सुनकर अर्थर भी खुश हो जाता है। इसके बाद अब जैस्मिन और इलाइजा वहाँ से चले जाती है। वहीं अर्थर को पता चल जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा था। वो अब कहता है कि बाहर आओ। हमें अब पता चलता है कि उसके ऊपर कैस्पिन नजर रख रहा था। कैस्पिन भी अब बाहर आकर अर्थर से कहता है कि काफी खुशी हुई कि तुमने उन दोनों को पहले ही आगे भेज दिया। जिस पर अर्थर कहता है कोई बात नहीं, वैसे शुक्रिया जज को मेरी बात मनवाने के लिए। लूकस वैसे भी काफी बेवकूफ है, मुझे नहीं लगता कि उसे बिल्कुल भी शक होगा। जिस पर कैस्पिन कहता है कि मुझे तो बस इस चीज की खुशी है कि बिना कोई मरे सारी चीजें सोल्व हो गई। ये सुनकर अर्थर को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि भूलो मत, लोग मरे हैं। ये सुनकर अब कैस्पिन कहता है कि हाँ मुझे माफ कर दो, मैं जरा लड़ना नहीं चाहता तुमसे, मैं बस तुम्हें जाते हुए एक गिफ्ट देना चाहता था। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर की तरफ काफी सारा पैसा फेंक देता है, जिसे देखकर अर्थर कहता है कि ये मुझे क्यों दे रही हो। जिस पर कैस्पिन कहता है कि इसलिए जिससे कि तुम थोड़े से सतर्क रहो। ऐसा बोलकर अब वो वहां से चला जाता है। वहीं पर अर्थर अब सोचता है कि मैं सेफ रहूंगा क्योंकि लूकस ने मेरा चेहरा नहीं देखा है, तो मैं तो सेफ रहूंगा, पर उसने सिल्वी को देखा हुआ है, मुझे सिल्वी का कुछ करना पड़ेगा। ये सुनते ही सिल्वी अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है और वो व्हाइट कलर में आ जाती है और कहती है कि क्या ये बेहतर है। जो सुनकर अर्थर कहता है हाँ तुम तो काफी कमाल की हो। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर से अर्थर अब बाहर आ जाता है। अर्थर अब अपना मास्क उतार लेता है और साथ में वो अपने बालों का हेयर स्टाइल भी चेंज कर लेता है, जिससे कि कोई उसे पहचान न सके। अर्थर अब सबसे पहले एक आर्टिफैक्ट की दुकान पर आता है। वह दुकानदार से कहता है कि मेरे फादर ने मुझे भेजा है एक डायमेंशन रिंग खरीदने के लिए, जो कि इतनी बड़ी हो जिससे कि मेरी ये तलवार उसके अंदर आ जाए। जिस पर वो दुकानदार भी अब कहता है कि डायमेंशन रिंग काफी महंगी आती है, तुम जैसा बच्चा उसे नहीं खरीद पाएगा। ये सुनते ही अर्थर अब उसे काफी सारा पैसा दिखाता है जो कि कैस्पियन ने उसे दिया था। वह उसे कहता है कि क्या इतना काफी रहेगा। वहीं पर वो दुकानदार इतने सारे पैसे को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ इतना बहुत रहेगा। इसके बाद अर्थर अब अपनी एक डायमेंशन रिंग खरीद कर वहां से चला जाता है। वो अब काफी उदास हो जाता है क्योंकि डायमेंशन रिंग उसके लिए काफी ज्यादा महंगी पड़ जाती है और तो और उसकी डायमेंशन रिंग इतनी बड़ी भी नहीं है। वो अपनी डायमेंशन रिंग के अंदर बस अपनी तलवार और बीस्ट कोर को ही रख पाया है। इसके बाद अर्थर वहां से चला जाता है और कहता है कि चलो अब स्कूल लाइफ में जाने की मेरी नॉर्मल सी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब जायरस सिटी में पहुंच जाता है, जहां पर अब वो एक घोड़ा गाड़ी को कहता है कि हेल्स्टिया घर की तरफ लेकर चलो। इसके बाद अर्थर भी अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो अब अपने मन में कहता है कि मुझे 2 साल हो चुके हैं इस मास्क को पहने हुए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या मेरी नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ होगी या फिर नहीं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब अपने घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर सबसे पहले उसे उसकी बहन दिखती है जो कि काफी गुस्से में लग रही होती है। अर्थर भी अब उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई घर वापस आ गया। ये सुनते ही उसकी बहन यानी कि एलेनोर अब आकर अर्थर को गले लगा लेती है और कहती है कि घर पर तुम्हारा वापस से स्वागत है। जिस पर अर्थर भी अब खुश हो जाता है और कहता है कि अब मुझे छोड़ भी दो। जिस पर वो कहती है कि ये डिपेंड करता है, कहीं तुम वापस से तो नहीं जा रहे हो मुझे छोड़कर। जिस पर अर्थर कहता है कि नहीं जा रहा हूँ मैं। ये सुनकर एलेनोर भी खुश हो जाती है और अब वो कहती है कि चलो फिर अंदर आओ। वहीं अब ये देखकर भी अर्थर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि एलेनोर काफी तेजी से ग्रो कर रही है।
तभी उसके दिमाग में एक सोच आती है। वो सोचता है कि अगर एलेनोर इतनी जल्दी बड़ी हो रही है तो इसका ये मतलब है कि उसकी शादी हो जाएगी और वो तो मेरे पास आएगी नहीं, वो मुझे दूर भगा देगी। अर्थर अब ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा होता है, तभी उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। अर्थर के पापा तो आकर उससे सीधा उठा ही लेते हैं। अर्थर भी अब उसे देखकर कहता है कि क्या तुमने इतनी दाढ़ी इसलिए उगा रखी है क्योंकि तुम अपनी झुर्रियां छुपाना चाह रहे हो। ये सुनकर एलिस भी अर्थर को प्यार से मारती है और कहती है कि ऐसा मत कहो, ये मेरे हस्बैंड हैं। ऐसा बोलने के बाद वो भी अर्थर को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं चिंता करने वाला पार्ट बाद में करूंगी, पर अभी मुझे काफी खुशी है कि तुम सेफली घर वापस आ गए। जिस पर अर्थर भी कहता है कि हाँ माफ करना, मैं हमेशा आपको परेशान करता रहता हूँ। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर विंसेंट आ जाता है अपनी वाइफ और इलाइजा को लेकर। विंसेंट अब कहता है कि सर हम लोगों को भी अर्थर से मिलने दो। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब एक साथ मिलते हैं और अब वो सभी एक साथ बैठ जाते हैं। वहीं पर अब अर्थर जैस्मिन को ढूंढने लगता है तो इलाइजा उसे बताता है कि जैस्मिन चली गई है, इससे पहले तुम यहाँ पर आए। वो अपनी पार्टी के साथ एक मिशन करने के लिए गई है। जो सुनकर अर्थर कहता है कि वो तो इतनी जल्दी चली गई, मुझे काफी दुख हो रहा है, मैं उसे जाते हुए देख नहीं पाया। जिस पर अब उसके फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, वो लोग ऐसे ही हैं, वो लोग आते रहते हैं। जिस पर अर्थर कहता है हाँ। इसके बाद अर्थर पूछता है कि लिलिया कहाँ पर है। जो सुनकर विंसेंट काफी एक्साइटेड होकर अर्थर को बताता है कि हमारी बेटी यानी कि लिलिया जायरस एकेडमी के अंदर है। ये सुनते ही विंसेंट की वाइफ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे बताना था अर्थर को। वहीं पर अब अर्थर को काफी ज्यादा खुशी होती है कि लिलिया अब एकेडमी के अंदर है। वहीं विंसेंट की वाइफ कहती है कि ये तुम्हारी ही वजह से हो पाया है, तुम्हारी वजह से ही वो काफी जल्द अवेकन हुई है, हम हमेशा तुम्हारे उधार में रहेंगे। जिस पर अर्थर कहता है कि उधार में रहने की तो जरूरत नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि प्लीज मेरे लिए काम कर दो। अर्थर उन लोगों से यही बारे में बात करने वाला होता है कि इलाइजा को भी एकेडमी के अंदर जाना है। पर तभी अब अर्थर के फादर यानी कि रे अर्थर से कहते हैं कि जरा हमें अपने डंजन के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। तो अब अर्थर और इलाइजा उन लोग को सारी बातें बताते हैं जो कुछ भी डंजन के अंदर हुआ। जो सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। विंसेंट की वाइफ अब कहने लगती है कि तुम एक एल्डरवुड गार्डियन से लड़े और उसे हरा भी दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बचपन में हमें कहानियां सुनाई जाती थी उसकी, हमें डराने के लिए। जिसके बाद अर्थर अब अपने फादर से कहता है कि वैसे आप कौन से स्टेज पर पहुंच गए। जिस पर वो कहते हैं कि दरअसल मैं डार्क ऑरेंज स्टेज पर ही अटका पड़ा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा और चाहिए। मैंने काफी कोशिश करी है पर मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ अगले स्टेज पर। यह सुनकर अर्थर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इसे यूज करो। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब उसे वही एल्डरवुड गार्डियन का वो कोर दे देता है और कहता है कि इसका यूज करके मैंने थोड़ी हीलिंग करी है, पर अभी तक इसमें थोड़ा बहुत माना तो बचा होगा, जिसका यूज करके आप अपनी अगली स्टेज पर पहुंच सकते हो। वहीं सभी लोग इस कोर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। रे भी अर्थर से कहता है कि इस कोर को पाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली है, इसे मैं कैसे ले सकता हूँ। वहीं पर विंसेंट की वाइफ अब कहने लगती है कि ये जो कोर है ये एस क्लास मोन्स्टर का है, पता नहीं ये कितने रुपए में जाएगा। दूसरी तरफ अर्थर अपने फादर से कहता है कि चिंता मत करो, आप इसे यूज कर लो। क्या आप चाहते हो कि आपका बेटा आपसे आगे निकल जाए। जिस पर वो कहते हैं नहीं, ये मत कहना कि तुम मुझसे आगे निकल चुकी हो। जिस पर अर्थर कहता है कि हाँ आपने सही समझा, मैं लाइट ऑरेंज स्टेज पर हूँ। जो सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अर्थर के फादर तो काफी प्राउड फील करते हैं। वो अब अर्थर से कहते हैं कि अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगा, तब रोना मत। जिस पर अर्थर भी कहता है कि हाँ कोशिश करके देख लेना। और अब हम लोग इस पार्ट को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर तुम लोग को ये पार्ट पसंद हो तो लाइक करके जाना। इस बार हम लोग लाइक में रखेंगे 3000 लाइक्स। पिछली बार तो भाई तुमने एक ही दिन में टारगेट पूरा कर दिया था, तो इस बार प्लीज टारगेट पूरा मत करना, नहीं तो मेरे को दोबारा से जल्दी वीडियो बनानी पड़ जाएगी। एनीवेज अगर तुम लोग को सही में पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग को आज का पार्ट में सबसे बेस्ट क्या लगा। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।